नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं संजय द्विवेदी। आज बात करूंगा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में अपना भाषण दिया, स्पीच दी। कुछ बिंदुओं को उन्होंने काफ़ी बिंदुओं को उठाया उन्होंने, लेकिन मैं सब बिंदुओं को तो न लेके कुछ बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहला उन्होंने कहा परजीवी पे बात की, विकास पे बात की, भ्रष्टाचार पे बात की, और उन्होंने कांग्रेस नेताओं को बताया साहब आप शराब घोटाले को लेके आप बात कर रहे थे तो मैंने कार्रवाई कर दी, तो अब सब एक कैसे हो गए हैं। तमाम विषयों पर उन्होंने बातचीत की, लेकिन मैं पहले परजीवी पे बात करता हूँ। देखिए, अगर परजीवी पे अगर उन्होंने जुमले के रूप में बात की तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उन्होंने हृदय से बात की है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी हैं, सम्मानित पद पे हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसलिए कहना पड़ रहा है कि परजीवी की अगर बात की जाए कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस तो 2004 से परजीवी बनी थी, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बाला साहब ठाकरे से 30 साल पहले गठबंधन जो किया था वो क्या परजीवी का रूप सदैव अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया गठबंधन क्या परजीवी नहीं कहलाएगा? अगर परजीवी होने की देश में किसी ने पहचान दी तो माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हैं। उनकी सोच थी कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी जब तक हम बाला साहब ठाकरे का साथ नहीं लेंगे, और साथ मिला तो आज 2024 में 132 सीटें उनकी आई हैं। तो कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का ये एक सपना था, एक उनकी सोच थी, उनका विचार था। बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने ये विचार किया और आज स्थिति क्या हो गई महाराष्ट्र में। आज प्रधानमंत्री जी तो तीसरी बार जीते हैं, 240 सीटें लेके जीते। अगर उनको परजीवियों का सहारा ना मिला होता तो वो शायद सरकार ना बना पाते। तो अगर हृदय से बात कही है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं उनका सम्मान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको इस राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वो अपने जैसे वो कहते थे मैं नॉन बॉलोजिकल हूँ, मैं विष्णु का अवतार हूँ, तो उनको किसी कंदराव में जाके जाके उनको साधना करनी चाहिए जिससे हमारे देशवासियों को उसका कुछ लाभ मिल सके। केदारनाथ जाते थे और तमाम जगह जाते थे, वहाँ जाके साधना करनी चाहिए, लेकिन इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आज महाराष्ट्र में क्या है, अगर महाराष्ट्र में आपने शिवसेना तोड़ी ना होती, उद्धव जी ने तो शिवसेना से किनारा कर लिया, तो महाविकास अघाड़ी बनाई थी, आपने तोड़ के जबरदस्ती परजीवी बनाया सिंधे जी को, और माननीय अजीत दादा पवार को आपने परजीवी बनाया। परजीवियों के साथ मिलकर आपने चुनाव लड़ा। बिहार में देखिए, आप उत्तर प्रदेश देखिए, तमाम ऐसे हैं, बिहार में भी आप देख लीजिए, तो तमाम ऐसे हैं जहां आपने सरकारें परजीवियों के माध्यम से बनाई थी। देखिए, ऐसा होता है जब आप स्वयं उस चीज में डूबे हों तो इस तरह की बात किसी को भी नहीं कहनी चाहिए। मैं इस बात की किसी को भी नहीं देता हूं कि वो ऐसी बात कोई कहे जिससे वो उसके ऊपर भी लागू है। पहले तो आप स्वयं बनिए ना, आप स्वयं उसको सिद्ध करिए कि हम आज से दृढ़ निश्चय ले लीजिए कि बिना किसी के सहारे, बिना किसी पार्टी को मिलाए हम सरकार बनाएंगे। जेजेपी साहब ने क्यों सरकार बनाई, पीडीपी से क्यों सरकार बनाई, तमाम ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां आपने सरकारें बनाई। अब आप वो भले कहें कि आप साहब हमने तो प्रदेश के फायदे के लिए बनाया था। जैसे आप प्रदेश के फायदे के लिए बनाते हैं वैसे दूसरी कांग्रेस ही बनाती है, वो भी प्रदेश का भला चाहती है, देश का भला चाहती है, बनाई उसने सरकार। अब आती भ्रष्टाचारियों बात, इन्होंने एक बात कही कि भ्रष्टाचारियों की बात कही। माना कि हमने किसी के ऊपर आरोप लगाया तो बिना जांच परखे के आरोप में आप सबको गिरफ्तार कर लेंगे। माना कि अगर कांग्रेस ने आपके ऊपर आरोप लगा दिया साहब शराब में घोटाला हुआ है, जिसकी परिणत जांच क्या हुई, आपने अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किया, तमाम मंत्रियों को गिरफ्तार किया, लेकिन ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं। आप कहते साहब मैं भ्रष्टाचारियों के पे कार्रवाई करता हूं, और ये लोग एक हो जाते हैं हेमंत सोरेन पे। आपने हेमंत सोरेन जो वहां के मुख्यमंत्री थे उनको आपने जेल में डाला। हाईकोर्ट ने क्या कहा, हाईकोर्ट ने कहा साहब जिन पर जो आरोप लगाए हैं वो ईडी बता ही नहीं पाई कि वो आरोप कहाँ गए, कोई आरोप ही नहीं दिखाई पड़ रहा, उन्होंने जमानत दे दी। तो तमाम उदाहरण मौजूद हैं। अनिल देशमुख का महाराष्ट्र में उदाहरण मौजूद है, संजय राउत का उदाहरण मौजूद है, जिनको कोर्ट को कहना पड़ा साहब इनके पास खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है और मैं जमानत दे रहा हूँ। तो इन बिंदुओं को अगर देखते हुए आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो इसमें तो ईडी सीबीआई का, आप कहते हैं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस ने भी किया, तो जो कांग्रेस कर रही थी क्या वही आप करेंगे?
अगर ऐसी मानसिकता है तो आपने जो लंबे चौड़े भाषण दिए थे 2014 में, 2013 में कि माँ की महंगाई शब्द इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, मनमोहन सिंह माँ शब्द इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और डॉलर गिरता चला जा रहा है। डॉलर गिरने से देश की सम्मान नीचे गिरता है। तो आज डॉलर 85 रुपए में हो गया, सम्मान नहीं गिर रहा देश का क्या? यह महंगाई कहाँ पहुंच गई, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई? जिन विषयों पे आप ना लोकसभा में बोलते हैं ना राज्यसभा में बोलते हैं। आपकी स्पीच जो रहती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, केंद्र बिंदु एक ही रहता है। तो इस ऐसे केंद्र बिंदु को हटा के अगर आप जनता के लिए विषय में सोचे, ठीक है जनता आपका समर्थन दे रही, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको 240 सीटें दी, आपकी महाराष्ट्र में जीत हो गई, हरियाणा में कैसे आपने जीत लिया, महाराष्ट्र कैसे जीता, वो एक अदर का विषय होगा, लेकिन आप जीते, इसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन इस तरह की बात करना तो शोभा नहीं देता ना। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार है महाराष्ट्र में आपने जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए, उड़ीसा में जिन जिन के ऊपर आरोप लगाए, असम में जिन जिन लोगों पर आरोप लगाए आपने, पश्चिम बंगाल में जिन पे आपने आरोप लगाया वो आज आपकी पार्टी में शामिल है। 70 करोड़ घोटालेबाज जिनको जेल भेज रहे थे देवेंद्र फडणवीस, वो आपकी सरकार में शामिल है, मुख्यमंत्री हैं, आपके चुनाव लड़े। तो देश में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो सकता है? अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात कर रही है तो आप तो भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले रहे हैं। तो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप भ्रष्टाचार इस तरह से खत्म कर रहे हैं। देश को अगर सुदृढ़ता से चलाना है, देश में अगर सब महंगाई बेरोजगारी खत्म करना है या भ्रष्टाचार खत्म करना है, तो क्या भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की जो आपकी नजर में है, ये मैं कांग्रेस की या दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रहा, जो आपकी नजर में भ्रष्टाचारी थे, आप ही के लोग आरोप लगाते थे, उन भ्रष्टाचारियों को आपने अंदर कर लिया। आज एक उद्योगपति को पूरा आप देश बेच रहे हैं। एक व्यक्ति केंद्र बिंदु बना हुआ उद्योगपतियों में। तो अगर पूरा हमारा प्राइवेट हो जाएगा, पूरे देश हमारा प्राइवेट हो जाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी फिर हम में अंतर क्या रहा? फिर वो तो नौकरी देगा जो 10,000 जहां चाहिए होते हैं, जिस इंजीनियर को 25,000 मिलना चाहिए उसको 10,000 रुपए देगा वो। तो प्राइवेटाइजेशन का जो खतरा देश में बढ़ रहा है, आपने टोटल खतरा देश की जनता के लिए सौंप दिया। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत क्या नहीं आती हैं क्या? आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप तब बात करते हैं भ्रष्टाचार खत्म करने की जब आप भ्रष्टाचारियों को लेते हैं ना। आपने दूसरी बात की विकास की बात। आज आप कागजों में विकास कहीं भी कर लें, लेकिन आम जनता को क्या विकास मिल रहा है? आम जनता कहां विकास पा रही है? आज आम जनता जो है महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। अब आप बातें कर रहे हैं इमरजेंसी की। इमरजेंसी की बातें उस समय अच्छी लगती हैं जब देश का जो हमारा सामान्य नागरिक है, मध्यम वर्गीय है, गरीब है, किसान है, आदिवासी है, प्रसन्नचित्त हूं। आज कौन प्रसन्नचित्त है? जीत एक अलग बात होती है। जीता तो कई तरीकों से जीता जा सकता है। चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं कि देश की जनता जो है आपकी गरीबी, आपकी महंगाई और बेरोजगारी से पस्त नहीं है, पस्त है। उसको सुदृढ़ता कौन प्रदान करेगा? जो केंद्र में सरकार है या राज्य में आपकी सरकारें हैं, सुदृढ़ता प्रदान तो वही करेगा ना। आप खुद देख लीजिए, जो आप मनमोहन सरकार में जब आप कहते थे सब पेट्रोल डीजल महंगा है, आपके मंत्री जो आज मंत्री बने थे वही कहते थे। आज पेट्रोल डीजल कहां पे है? गैस कहां पे है? आज तमाम चीजें ऐसी हैं जो 100 रुपए में, 50 रुपए में थी, 200 रुपए में है। क्यों है? ये किसको सोचना है? ये देश का प्रधानमंत्री अगर नहीं सोचेगा, प्रधानमंत्री सब इमरजेंसी के पीछे भागता रहेगा। आज आप कह रहे साहब इमरजेंसी में जो लोग जेल गए थे वो आज कांग्रेस के साथ हैं, तो उन्होंने कुछ देखा होगा ना, कुछ अच्छाइयां भी देखी होंगी ना। अगर किसी नेता के साथ बुराइयां होती तो अच्छाइयां भी होती ना। आप इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी संवैधानिक थी, राष्ट्रपति द्वारा लगाई गई थी, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से लगाई गई थी। लेकिन जिनको आप ईडी के माध्यम से जेल भेज रहे हैं, सीबीआई के माध्यम से जेल भेज रहे हैं, तो क्या इमरजेंसी के अंतर्गत नहीं आता क्या? आप चाहते हैं पूरा विपक्ष खत्म हो जाए, क्या संभव है? क्या नहीं संभव है। तो इसलिए जो राजनीति होनी चाहिए, जो संविधान की, आप कहते साहब संविधान की रक्षा सबसे बड़ा संविधान की रक्षक मैं हूं। अब मुझे छोटे सा बता दीजिए कि संविधान के इतनी होने के बाद भी हमको जीत मिल रही है। अब मुझे एक बात बता दी, दल बदल कानून है, आपने पढ़ा होगा।
माननीय प्रधानमंत्री आप दल बदल कानून तो पढ़ा होगा ना। दल बदल कानून के अंतर्गत क्या आता है, और दल बदल कानून में संशोधन जो किसने किया था? अगर आप संशोधन की बात करते हैं तो संशोधन कांग्रेस ने किया था। पहले 1/3 था, 2/3 मेजॉरिटी कर दी गई। महाराष्ट्र में जो आपने तोड़फोड़ की, क्या वो संवैधानिक है? जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक नहीं माना, आपने उस पर कोई ध्यान दिया? सरकार चलने दी आपने। आप संविधान की बात करते हैं, देशवासियों को आप जुमले सुना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर आपके मन में संविधान के प्रति जरा सी भी इज्जत होती तो दल बदल कानून के अंतर्गत जो कहा गया है कि पहले पार्टी में लोग टूटेंगे, 2/3 मेजॉरिटी टूटेगी, वो एक पार्टी बनाएगी, अपना चुनाव चिन्ह लेगी और जनता के बीच जाएगी या किसी को समर्थन देगी। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ? एनसीपी टूटी, क्या उन्होंने दल बनाया? कोई चुनाव चिन्ह लिया? या एकनाथ शिंदे टूटे, क्या उन्होंने दल बनाया? चुनाव चिन्ह लिया? नहीं लिया। क्यों? चुनाव आपके हाथ में। आप जो बात कह रहे हैं, विपक्ष आज जो बात कह रहा है, या पूरी जनता देख रही सब चीजों को, तो वो ये नहीं देख रही है क्या कि किस तरह आपने दल बदल कानून का अपमान किया? तो अगर दल बदल कानून का अपमान हो रहा है आपके द्वारा, तो संविधान की रक्षा आप कैसे हुए? तो संविधान की रक्षा के लिए अगर विपक्ष एक है, विपक्ष कह रहा संविधान की रक्षा होनी चाहिए, तो इसमें विपक्ष क्या गलत कह रहा है? देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, एक चीज सभी को ध्यान रखनी चाहिए कि अगर एक मुझे किस्सा याद आ रहा है, मेरे पापा जी बताते थे कि एक डॉक्टर के पास एक वैद्य जी थे, एक बच्चा उनके पास गया, साहब इसके पेट में दर्द हो रहा, दिक्कतें हो रही हैं, क्या करें मैं? मैंने बेटा कल 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद फिर पहुंचा, बोला नहीं, फिर 2 दिन बाद आना, फिर बोले 3 दिन बाद आना। उसके बाद जब पहुंचे तो उन्होंने कहा बच्चे पिताजी से कि इनसे कह दो ये गुड़ खाना बंद कर दें। तो बोले भाई बाबा जी आप तो उस दिन बता सकते थे ना गुड़ खाना बंद कर दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बता सकता था, क्योंकि मैं खुद खाता था। जब तक मैं अपने पे कंट्रोल नहीं करूंगा तब तक मैं इस बच्चे को कैसे मैं कह सकता हूं कि आप गुड़ ना खाएं? तो इससे समझिए मेरी बात। आप भ्रष्टाचार की बात करते हुए भ्रष्टाचारी को अपने संग लेकर भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, संविधान को आप दल बदल कानून को आप उल्लंघन करते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं, इसके बाद कहते हैं मैं आप संविधान की रक्षा करता हूं। तो ये बात कुछ हजम नहीं होती, बात समझ में नहीं आती है। इस तरह की चीजें जो देश में है, देश में जो जनता देख रही है, निश्चित असत्य जीतता है, असत्य बहुत ज्यादा जीतता है, असत्य जीतता रहता है और सत्य हारता रहता है, सत्य हारता रहता है। लेकिन सत्य हारने के बाद भी सत्य के लिए लोग लड़ते रहते हैं। आज गांधी जी की हम लोग बात करते हैं, गांधी जी की एक चीज अंदर थी, उन्होंने सत्य बोला और सत्यता से वो लड़ते रहे। देश में देर में आजादी मिली, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का भी हाथ हमारा उसमें था, सहयोग था, और लोगों का सहयोग था, बहुत लोगों का सहयोग था, लेकिन आजादी मिली हमको, सत्य की जीत हुई। तो आज आप असत्य अगर बोल के, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, असत्य बोल के आप इस तरह से जुमलेबाजी करके देश चलाना चाहते हैं तो आपके लिए मुबारक हो। लेकिन विपक्ष का जो काम है, विपक्ष की जो मांगे हैं, जो मैंने इतनी बातें कही हैं, उसमें कोई बात बता दीजिए अगर गलत हो या कोई बात असत्य हो। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा देश का ये नियम है, लोग सब जानते हैं इस चीज को सब जानते हैं। 10 पराजित नहीं होता है, कभी सत्य पराजित नहीं होता है। तो निश्चित देख लीजिए आने वाले दिनों में जुमले चलते रहेंगे, झूठ चलता रहेगा, देश आगे बढ़ता रहेगा, देश चलता रहेगा, लेकिन सत्य एक दिन निश्चित जीतेगा। और जिस दिन सत्य जीत जाएगा उस दिन असत्य बहुत बुरी तरह हारता है। तो जो मेरा ये कहने का मतलब था, आज का टॉपिक था, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ देश जनता को लिए, जो मेरा ये सुने वो स्वयं विचार करें कि इमरजेंसी की बात करना इस समय जरूरी है या महंगाई बेरोजगारी दूर करना जरूरी है। देश में एक तरह का प्रचार दुष्प्रचार करना सही है या नहीं सही है। एक बात मुझे और याद आ रही, नैरेटिव की बात कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी।
नैरेटिव की बात कर, सब नैरेटिव फैलाता है। मैं महाराष्ट्र में एक दो उदाहरण आपको दूंगा नैरेटिव का, जो मुझे लगता है इस वीडियो में बताया जाए। नैरेटिव में ये है कि मानी सुप्रिया सुले, जब इनके भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग पकड़े गए नोटों के साथ, 2 करोड़ शिवसेना के 2 नेता पकड़े गए, बीजेपी का 1 नेता पकड़ा गया थे वहां पे। दूसरी पार्टी ने आरोप लगाया, सामने गिने गए पैसे, उनके लिफाफों में पैसे भरे हुए थे, महिलाएं बैठी हुई थी, इसके मतलब नोट बांटे जा रहे थे। चुनाव चूंकि आपके साथ है इसलिए ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई उस पर नहीं हुई, कोई बात नहीं। लेकिन देखा लोगों ने, चूंकि मीडिया भी पहुंच गई थी, मीडिया ने लोगों को दिखाया कैसे बैग उससे निकाले जा रहे हैं नोट लिफाफों से, वो भी देखा लोगों ने। आपने रात में 11 बजे आप कहते हैं मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, आपकी पार्टी कहती है, आप भी कहते हो महिलाओं का सम्मान करता हूँ, ये अच्छी बात है, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाएं हमारी पूजनीय माताएं बहनें। लेकिन सुप्रिया सुले पर जब आप आरोप लगा रहे थे आपके प्रवक्ता, तो आप कहां थे? और वो भी झूठा आरोप लगा रहे थे। बातचीत का एक कैसेट ले लिया और उस पर उन्होंने पूरा आरोप लगा दिया, जिसको सुबह से शाम तक आपके मीडिया चैनल चलाते रहे, डिबेट करते रहे। अब शाम को ये होता है साहब, ये तो जो दिया गया है, फोन की वार्ता दी गई, वो नकली है, वो तो कहीं मिली नहीं रही सुप्रिया सुले से। तो ये नैरेटिव जो चला, इसका मैं नहीं कहूँगा चुनाव में फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, इससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मतलब है कि किसी लेडी के ऊपर, वो भी सांसद है, उसके ऊपर इस तरह घिनौना आरोप लगाने से पहले, और जो शरद पवार जी हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके बारे में इस तरह घिनौनी बात करना, क्या देश की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी काम हो सकता है? तो आप इतने गंदे, आपकी पार्टी इतने गंदे नैरेटिव में चली जाती है कि एक महिला का सम्मान भी नहीं देखना चाहती, और आप कहते हैं मैं नैरेटिव की बात करते हैं दूसरे के लिए। अगर वो संविधान के लेके चल रहे हैं, संविधान की आप रक्षा नहीं कर रहे, जो मैंने अभी तक वार्ता की आपसे, तो उसमें संविधान की रक्षा कहां हुई? मैं तो एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे बहुत उदाहरण है। एक दिल्ली का उदाहरण है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश ऑर्डर दिया कि जो भी अधिकार रहेंगे वो आज से वहां के मुख्यमंत्री के पास, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। आपको अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? आप अध्यादेश ला के आए, आपने जो है फिर राज्यपाल जी को पूरे पावर दे दिए। क्यों दे दिए? आपने कितनी पार्टियों खत्म कर दिया, उसका उदाहरण भी मेरे पास है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह से देश चलाना मेरी समझ में उचित नहीं है। ये हमारे देश को, जनता को सोचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।